नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए अध्याय पर, जो कि हम पिछले ही वीडियो से शुरू कर दिए हैं। आधुनिक काल में काव्य खंड को हमने शुरू किया है, जिनमें भारतेंदु युग कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वीडियो चैनल पर कल अपलोड कर दी गई है। उसे जाकर आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, आज जो बात होने वाली है उसके एक अगले क्रम पर बात करने वाले हैं। अगला क्रम होने वाला है द्विवेदी युग का। द्विवेदी युग एक बेहद ही बेहतरीन युग है। द्विवेदी युग एक बेहद ही बेहतरीन युग है। अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए और उसमें द्विवेदी युग की बात न की जाए तो मेरे अंदाज से बहुत ही बेईमानी होगी और एक अधूरा ज्ञान आप हासिल कर पाओगे। इसका इतना ज्यादा उपयोग है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो भी चीजें हैं जो कि पिछले टाइम पीरियड से, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा उससे रिलेट करके बताने वाला हूं। जब हमारा जो रीतिकाल है वो जब खत्म होता है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं बनी रहती हैं। हर चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप में नहीं होती हैं। जैसे मन हुआ वैसे पुराने ढर्रे पर हर चीजों को नया रूप देते हुए कंटिन्यू किया गया है। ठीक, उसमें कहीं पर भी ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कहीं पर सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ी बहुत मात्रा में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, लेकिन पूर्णतः अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलता है। वही क्रम हमें आगे चल के भारतेंदु युग में भी देखने को मिलता है। कई लेखक ऐसे होते हैं जो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जो गद्य लिखते हैं वो खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं, जो पद्य लिखते हैं वो ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी के बीच में भी हम इस चीज को पाते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने भाषाई ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास नहीं करता है। उसे बहुत ही साफ सुथरा और निर्मल बनाने का प्रयास नहीं करता है। उसी के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत होती है जो नाम पड़ता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग दरअसल एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो 1893 से 1918 तक माना है, लेकिन सामान्यतः इसे 1900 से 1918 तक का मान लिया जाता है। रीजन इसका यह है कि 1900 से 1918 इसलिए माना जाता है क्योंकि सरस्वती जो पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष 1900 है। वो 1900 से स्टार्ट होती है, लेकिन उसके जो प्रकाशन हो रहा था, उसका जो प्रकाशन करने का दायित्व है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उठाया, उसे 1903 में उठाए थे। ठीक, उसके पहले हम देखते हैं कि जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पर पड़ा, पहले समझ लेते हैं। वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही पड़ा है, जो कि आप लोग कई बार पढ़े होंगे इस चीज को। इसका टाइम पीरियड 1900 से 1918 है। इसमें पहले हम थोड़ी बहुत बात इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके प्रवृत्तियों को जानते हैं। प्रवृत्तियों को जानने के बाद इसके हम लेखकों को जानेंगे, उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, फिर लेखकों की रचनाओं के बारे में जानेंगे और अंत में पाएंगे कि हमारा द्विवेदी युग कंप्लीट हो जाता है। तो पहले थोड़ा द्विवेदी युग के ही बारे में देखते हैं। टाइम पीरियड आपने देख लिया है। इसमें जो भी आप देखते हैं जो पिछले टाइम से हर चीजें स्टार्ट रहती हैं, जैसे ही एक पुराने ढर्रे पर हर चीजें खींची जा रही थी, लेकिन द्विवेदी युग पर वैसे नहीं चला। द्विवेदी युग पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नजर इतनी पैनी थी कि कई लोग जो भी आते थे अपने रचनाएं लिखते थे, तो रचना तो लिख दी भाई, ठीक है, अपनी किसी और पत्रिका में, जैसे इंदु थी, कोई और पत्रिका थी, उसे धीरे धीरे आप उसमें छपवा सकते हो। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा एक कालजयी रूप अगर मान सकते हो इसका, एक पत्रिका है सरस्वती। उस पत्रिका पर कोई भी चीज ऐसे ही नहीं छाप दी जाती थी। जो भी रचनाकार आएगा, कोई रचना लेकर आएगा, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी उसे देखेंगे, उसे परखेंगे, उसकी कमियां निकालेंगे, आपको दूर करने के लिए कहेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरस्वती पत्रिका में उसे छाप दिया जाता था। ये इतनी बड़ी पत्रिका थी कि उस समय पर आधुनिक भारत की एक बहुत ही गरिमामय पत्रिका इसे नाम दिया जाता था उस टाइम पीरियड में। ठीक, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एक पत्रिका जो है वो इतना बड़ा काम यहाँ पर रोल प्ले किया है कि जब तक द्विवेदी युग था इसके अंतर्गत उन्हीं लोगों को रखा जाता था, इसके अंतर्गत उन्हीं लोगों की रचनाएं भी प्रकाशित की जाती थी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा वेरीफाइड होते थे। ठीक, कई लोग ऐसे जो कि बहुत बड़े बड़े लेखक हुए हैं, उनकी रचनाएं बहिष्कृत कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो भाषा शैली वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनके शब्द जो है बिल्कुल ठीक नहीं थे। हम कई जगह ऐसे भी देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कईयों को तो खुद न खुद कवि बनाया है। जैसे कोई एक नया व्यक्ति आया, वो कवि बनना चाहता, थोड़ी बहुत उसके अंदर जिज्ञासा है, तो वो देखते हैं, फिर उसे समझाते हैं कि शैली ऐसी रखो, शब्द अपना ऐसे रखो, इस तरफ ज्यादा ध्यान दो। जैसे कि इनका एक भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से 1908 में एक लेख आता है जो कि छद्म नाम था।
उसमें इन्होंने कहा था कवियों की उर्मिला विषयक थोड़ा से कुछ नाम है, तो उदासीनता। ठीक, तब मैथिली शरण गुप्त ने जब इस लेख को पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि यार बात तो कुछ सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि सीता तो राम के साथ तो वनवास चली गई, बची कौन? उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। सोचो यार, 14 साल तक एक नवविवाहिता स्त्री आती है और अपने पति को 14 साल अपने से दूर रखने को विवश हो जाती है किसी न किसी सामाजिक या पारिवारिक हालात के कारण। तो सोचो उसके अंतर्गत या उसके अंदर कैसी कैसी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी। तो उस सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मानविक रूप से देखा गया है और भारत भारती नाम की रचना पर उसे उतारा गया है, जो कि मैथिली शरण गुप्त की है, 1912 में आई थी। तो इसी प्रकार से हम पाते हैं कि द्विवेदी युग बेहद ही अच्छा काल रहा है हमारे हिंदी साहित्य के लिए। थोड़ा इसमें देखते हैं, एक बहुत ही ज्यादा जिसकी प्रवृत्तियां उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि जो नई ढर्रे हैं उस पर नहीं दौड़ रहे थे, कुछ नई नई चीजों को इसमें एब्जॉर्व किया जा रहा था। साफ सफाई एक प्रकार से कह सकते हो अवधि भाषा में उसमें किया जा रहा था। इसके अंतर्गत जो पुरानी रूढ़ियां थी उनसे बहिष्कृत किया जा रहा था। एक बहुत ही ज्यादा आप क्वेश्चन इसे पाओगे कि इतिवृत्तात्मकता की यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग हुआ है। क्या इतिवृत्तात्मकता? इसको कई बार यूजीसी में भी पूछा गया है और भी कई परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिसमें यह पूछता है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रवृत्तियों में प्रमुख है। ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन दे देता है। इतिवृत्तात्मकता बहुत ही फेमस है। कई और चीजें हैं जैसे कि इसमें नीति का ज्यादा ध्यान दिया गया है, आदर्शवादिता का ज्यादा ध्यान दिया गया है, देश की जो भक्ति है उसके नए रूपों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। जैसे जो चीज भारतेंद्र युग में जो चीजें ज्यादा प्रचलित थी उनसे थोड़ा दूरी बना करके एक नए ढर्रे पर इसे लाया गया है कई चीजों को। इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो प्रवृत्तियां हैं द्विवेदी युग की कुछ खास इसी प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित होती है। अब हम पाते हैं कि द्विवेदी युग के कुछ खास कवि लोगों के बारे में ध्यान दे लिया जाए। अब देखो, द्विवेदी युग में अगर हम कवियों को बताएंगे तो लगभग कई कवि हैं, मतलब बहुत अधिक मात्रा में लेखक हैं, कवि हैं। लेकिन अगर हम उनमें से महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान दें तो दो क्वेश्चन एक में ही सिमेट देते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर पड़ेगा। जैसे जो द्विवेदी युग था उसमें पूरे कवि को 3 भागों में ज्यादातर डिवाइड किया गया है। 3 भागों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक 3 ग्रुप था जिसमें कुछ कवि आकर के मिलते हैं। जैसे एक ग्रुप था द्विवेदी मंडल। कभी कोई पूछता है कि निम्न में से कौन सा कवि द्विवेदी मंडल का कवि नहीं है या द्विवेदी मंडल का कवि है, इस प्रकार से दे देगा आपके सामने। तो इससे होता क्या है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको लेखक या रचनाकार का भी नाम पता चल जाएगा, साथ साथ आप द्विवेदी युग के मंडल या द्विवेदी मंडल के बाहर और स्वच्छंदतावादी कवि को भी जान जाओगे। तो द्विवेदी मंडल के कवि एक ये हो गए, एक हो गए द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। ठीक है, इसे आप समझ लीजिए, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। आगे तीसरा एक अच्छा स्टोरी बनता है, उसमें आ जाते हैं स्वच्छंदतावादी कवि। ठीक, अब यहां पर हम 2-3 तरह देते हैं कि जैसे द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं उनकी संख्या 6 है। ठीक, 6 में कौन कौन आता है पहले समझ लीजिए। एक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? हरिऔध। दूसरे नंबर पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तीसरे नंबर पर मैथिली शरण गुप्त जी आ जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं गिरधर शर्मा नवरत्न, एक नाम है, बहुत ही फेमस ये भी हैं। एक है लोचन प्रसाद पांडे आ जाते हैं।
ठीक, तो यहाँ पर पाते कि हरिऔध महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे, गिरधर शर्मा नवरत्न, ये लोग हो जाते हैं द्विवेदी मंडल के कवि। एक और है रामचरित उपाध्याय। कौन है? रामचरित उपाध्याय। ठीक है, आगे देखिए जो द्विवेदी मंडल के बाहर कवि हैं उनमें है महत्वपूर्ण में एक है गिरधर शर्मा नवरत्न, तो इसमें हो गए। नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं। कौन है? नाथूराम नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं। लाला भगवान दीन हैं। लाला भगवान दीन हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं। उसके बाद हम पाते हैं इसमें राय देवी प्रसाद पूर्ण के बाद कामता प्रसाद जी हैं। कामता प्रसाद गुरु जी हैं। उसके बाद है रूप नारायण जी हैं, रूप नारायण पांडे। ठीक, नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु, रूप नारायण पांडे, ये लोग क्या हो गए? द्विवेदी मंडल के बाहर कवि हो जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं स्वच्छंदतावादी कवि। इसमें स्वच्छंदतावादी कवि कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो एक तो आपके श्रीधर पाठक जी आते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और बताएंगे। श्रीधर पाठक, उसके बाद आप पाओगे श्रीधर पाठक बाद राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और उसके बाद एक लोग और हैं, मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे। ठीक, अब देखिए श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, ये जितने भी लोग आप देख रहे हो ये द्विवेदी युग के हैं और द्विवेदी मंडल के ये लोग हैं, द्विवेदी मंडल बाहर के ये हैं और स्वच्छंदतावादी कवि ये हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वच्छंदतावादी कवि के बारे में, जिसमें सबसे पहले श्रीधर पाठक जी को हम लेते हैं। श्रीधर पाठक जी के बारे में थोड़ा सा ये चीज जान लीजिए कि ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद को क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म। ठीक, तो ये हैं श्रीधर पाठक। इनकी जो प्रथम रचना है वो है गुणवंत हेमंत। इनकी प्रथम काव्य रचना है गुणवंत हेमंत। लेकिन जो इनकी प्रथम पुस्तक आई थी वो आई थी एकांतवासी योगी। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत मात्रा में इसी चीज को आप जानते रहिए श्रीधर पाठक के कि गुणवंत हेमंत इनकी जो प्रथम काव्य रचना है और इनकी जो प्रथम पुस्तक थी वो एकांतवासी योगी थी। और ये महाशय जो हैं वो हिंदी साहित्य के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। ठीक, इनके बारे में इतना ही जान लीजिए। अब यहां शुरू करते हैं हरिऔध जी के बारे में। तो हरिऔध जी की जो रचना है उसमें 3 रचनाएं बहुत ही फेमस हैं। एक प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास श्री कृष्ण की जी के ऊपर लिखा है जब वो मथुरा से जाते हैं। ठीक, प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया था और इसमें 17 सर्ग मौजूद है। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन प्रिय प्रवास। उसके बाद इनकी एक रचना है पारिजात। क्या है? पारिजात। ये 1940 में आई थी और इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, 15 सर्ग हैं। इनकी एक और रचना है वैदेही वनवास जो कि 1940 में भी आई थी। मैं यहां पर लिख देता हूं इसे। वैदेही वनवास, इसमें 18 सर्ग हैं। कितने हैं? 18 सर्ग। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इन सर्गों के बारे में। ठीक है,
सर्ग मतलब होता है भाग के बारे में, कितने खंडों पर ये है, तो 18 खंडों पर है ये, ठीक, 18 सर्ग पर है। और ये आई थी 1940 में भी, ठीक है। तो हरिऔध जी के बारे में इतना चीज अगर आप जानते हो तो बहुत थोड़ा बहुत मात्रा में ठीक ठाक है। अब इनकी जो रचना है वैदेही वनवास, इसमें सीता परित्याग की कथा है, ठीक है, आप जानते रहिए। इनकी रचना है चोखे चौपदे, और एक रचना है चुभते चौपदे, ठीक, ये दो रचनाएं हैं। इन दोनों रचनाओं को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है, ठीक। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुहावरेदार भाषा में लिखी गई रचना कौन सी है, तो चोखे चौपदे या चुभते चौपदे, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। और हरिऔध जी को गणपति चंद्रगुप्त जी ने आधुनिक सूरदास की संज्ञा दी है, ठीक है, ये आप जानते रहिए। आधुनिक सूरदास किसे कहा जाता है? आधुनिक सूरदास की संज्ञा इन्हें हरिऔध जी को गणपति चंद्रगुप्त ने दिया है। गणपत चंद्रगुप्त ने इन्हें चीज कहा। दूसरी बात में आप देखते हो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी कई रचनाएं हैं, जिनमें से अभी आप एक दो रचनाएं के बारे में बात करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी रचनाओं के बारे में थोड़ा मतलब अधिक रचनाओं के बारे में बात करना ज्यादा उचित पड़ेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लीजिए कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में विस्तार से बात किया जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही कालजयी रचना है जिसे कहते हैं साकेत। आपने नाम सुना होगा साकेत का। साकेत 1931 में ये आई थी, ठीक है। एक क्या है, इनका महाकाव्य है। एक महाकाव्य इनका और है जय भारत। जय भारत, जय भारत ये 1952 में आया था, ठीक। साकेत और जय भारत ये दोनों इनके महाकाव्य हैं। जय भारत को हमारे प्राचीन हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्राचीन हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है इस जय भारत को, ठीक है। इनकी बहुत फेमस रचना है, आप देखोगे कि भारत भारती है। क्या है? भारत भारती। ये 1912 में आया था, ठीक है। भारत भारती 1912 में आया था। उसके बाद इनकी और कई रचनाएं हैं, जैसे द्वापर है इनकी रचना, यशोधरा, विष्णुप्रिया और रत्नावली। रत्नावली आप नाम सुना होगा, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है, तो इनकी रचना आई थी। उसी प्रकार से यशोधरा आई थी, शक्ति इनकी एक रचना आई थी, और भी ऐसे कई रचनाएं हैं जो कि कई थोड़ा महत्वपूर्ण कम भी हैं। एक आई थी इनकी रचना है जैनी, कार्ल मार्क्स की अपना नाम जरूर सुना होगा, उनकी पुत्री है ये, ठीक। तो जैनी के भी बारे में इन्होंने एक रचना बहुत ही अच्छा लिखा है। तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त की भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपने एक रचना का नाम सुना होगा पंचवटी, जो कि ये जो रचना है ये रामायण पर आधारित है, ठीक। द्वापर आपने सुना ही है। ऐसे कई और बढ़िया बढ़िया रचनाएं इनकी हुई है। गिरधर शर्मा, नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे और रामचरित उपाध्याय के बारे में जान लीजिए कि द्विवेदी युग में एक ऐसा व्यक्ति था जो सूक्तिकार था। क्या है? सूक्तिकार। तो अगर कभी ऐसे पूछता है कि द्विवेदी युग का सूक्तिकार का नाम दे, द्विवेदी युग के किस कवि को सूक्तिकार माना जाता है, तो ये है रामचरित उपाध्याय जी, ठीक है। नाथुराम शर्मा शंकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी एक रचना है गर्भरंडा रहस्य। मंदिरों में जो विधवाएं रहती थी, जाती थी, उनके साथ कितने अच्छे या बुरे तरीके कह सकते हो दुराचार किया जाता था उसके सबके साथ में, तो उसका बहुत ही अच्छा मार्मिक वर्णन यहाँ पर इन्होंने उकेर कर रखा है। लाला भगवान जी, राजेंद्र प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये चीज, ये व्याकरण कर्ता जो है वही है, इनकी अच्छी अच्छी रचना जो है वो व्याकरण पर निर्भर है। रूप नारायण पांडे हो गए। श्रीधर पाठक के बारे में बात ही कर ली। मुकुरधर पांडे, जो कि आप जानते हो इनके बारे में थोड़ा बहुत। मुकुरधर पांडे जी ने ही सर्वप्रथम आपने देखा होगा कि जो छायावाद शब्द है, छायावाद शब्द इन्होंने ही सबसे पहली बार प्रयोग किया था, मुकुरधर पांडे जी ने ही, ठीक।
तो इस प्रकार से पाते हैं द्विवेदी युग में जो भी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपके समक्ष हैं और क्लियर हो चुके हैं लगभग लगभग। थोड़ा सा दो चीजें अगर इच्छा तो और जान लीजिए कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र ही कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कहा है कि सामंजस्यवादी कवि कहा है। महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। ठीक है, इस प्रकार से पाते हैं। हरिऔध जी की जो एक प्रिय प्रवास जो आप पाते हो, हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य आप मानते हो, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं माना है। उन्होंने इसे महाकाव्य ही नहीं माना है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य माना है। ठीक, इस प्रकार से पाते हैं कि थोड़ा बहुत मात्र जो चीजें अभी छूटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और मोटे मोटे तौर पर आशा करते हैं कि वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आगे भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। वैसे अपना अच्छा या बुरा जैसे भी लगा हो यार भाई, प्लीज यार अपना कमेंट में सुझाव देना मत भूलिएगा। कोई कमियां हो तो हम उसे अवश्य दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक लीजिए हिंद और वंदे मातरम। हाँ, स्थिरता